अच्छा जी, कल हमने ये सवाल शुरू किया था कि अगर सिर्फ अकाउंटिंग और टैक्स वालों में सिर्फ एक फंडा पड़ जाए डेप्रिसिएशन का। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग वालों का और टैक्स वालों का जो फंडा पड़ना है ना, वो कम से कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 15 फंडे हैं। कितने फंडे हैं? कम से कम। लेकिन ये सारे के सारे फंडे पेपर में नहीं आने, इनमें से कोई 5-7 फंडे आने। लेकिन हमने तो 15 पढ़ने हैं ना, समझ लगी है? तो कल हमने सिर्फ अभी एक फंडा पढ़ा है। कौन सा? डेप्रिसिएशन। यहां तक की बात सुन लगी? अभी और बहुत सारे फंडे, अभी हमने सिर्फ पहला फंडा पढ़ा है कि अगर अकाउंटिंग वालों का और टैक्स वालों का आपस में फंडा पड़ गया, किस वजह से? सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से। हम कहते हैं कि हमारी डेप्रिसिएशन हर साल स्टेट लाइन मेथड के मुताबिक कितनी होगी? 25,000। वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होगी। पहले साल कितनी होगी? 40। अगले साल कितनी होगी? अगले साल कितनी होगी? वो कहते हैं ऐसे खत्म करेंगे प्लान को। हम कह नहीं जी, 25,000 पर ईयर करके 4 सालों में 1 लाख रुपए खत्म कर देंगे। इस वजह से हमने देखा था कि हमारा और टैक्स वालों का फटा पड़ा था हर साल, ऐसे ही है। फिर हमने कल 2 तरीकों से डेफिनेट निकाला था यार। सबसे पहले तो ये वाली वर्किंग हमेशा हमेशा याद रखनी है, ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। ये वर्किंग कौन करता है? कौन करता है? कुछ ही बोल। टैक्स कमिश्नर करता है। क्योंकि ये प्लस माइनस वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनके मुताबिक गलत है, अदरवाइज हमने तो सब ठीक किया होगा ना। तो ये अकाउंटेंट ये वर्किंग नहीं करता। कौन करता है? टैक्स कमिश्नर। लेकिन हमने टैक्स भी पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? तो हम ये वर्किंग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन क्या बन के? टैक्स कमिश्नर बन। कौन समझ आया कि नहीं आया? मतलब हम अकाउंटेंट भी हैं और टैक्स कमिश्नर भी हैं। हम टैक्स कमिश्नर बन के ये सारी कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने तो आना सितंबर में, उन्होंने आके हमसे टैक्स की बात कब करनी है? सितंबर में। हमारा मसला ये है कि हमने तो जून में अकाउंट क्लोज करना है। तो जब जून में अकाउंट क्लोज करने हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि करंट टैक्स कितना बनता है। क्या बनता है? क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी है। अब उनके आसरे पे तो नहीं बैठे रहेंगे ना कि वो भाईजान आएंगे और कैलकुलेशन करेंगे और हमसे टैक्स लेके जाएंगे, तो बाकी का हम अपने पल्ले से जो बाकी का बचता होगा वो डालेंगे। ये कौन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमें उनके हिसाब से भी वर्किंग करनी पड़ेगी और अपने हिसाब से जो डिफरेंस आता होगा वो भी लिखना पड़ेगा, ताकि हमारा पूरा एक्सपेंस बने और हम अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालें और फिर हम अपनी फाइनेंशियल को क्या करें? पब्लिश करें। हमारी मजबूरी है। इसलिए जब करंट टैक्स की एंट्री हमने पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अगर वो आ ही गए हैं तो फिर पैसे लिए बगैर चले जाएंगे। अगर तो जून में आ गए हैं और ये वर्किंग उन्होंने की है तो फिर तो पैसे लेके जाएंगे ना। लेकिन हमने एंट्री क्या पढ़ी है? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। क्यों बोला? क्योंकि पैसे लेके नहीं गए। हमने सोचा था कि वो इतने लेके जाएंगे। यहां तक की बात में लगी थी। अच्छा, एक बच्चों, ये वाली वर्किंग हमेशा हर सवाल में आपने करनी। ये वाली वर्किंग हमेशा सवाल का हिस्सा, आप रट्टा लगा लो इसको, जुबानी आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन सी लाइन आनी है, फिर कौन सी लाइन आनी है, फिर कौन सी लाइन आनी है, फिर क्या निकलेगा, फिर किसको रेट से मल्टीप्लाई करना और जो निकलेगा वो क्या निकलेगा। बताओ रे, सबसे पहले कौन सी लाइन आनी है? अकाउंटिंग। इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं करना। अगर आपने किसी ने इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहा, जो कि वाकई है, शक नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन यहां पे हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? वो इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं कर रहा। वो इसको क्या कहेगा? ये अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट है। मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो तो टैक्सेबल प्रॉफिट है, जिसपे मैंने टैक्स लगाना। उसलिए वो कभी भी इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं कहेगा। हमारे नजदीक ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं मानता, तभी तो फटा है। तो सबसे ऊपर लाइन कौन सी आएगी? अकाउंटिंग प्रॉफिट। फिर उसमें क्या करना है? ऐड करेंगे क्या? वो खर्चे जो हम मानते हैं वो नहीं मानते। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उसकी एग्जांपल है, वो हम ऐड बैक कर देंगे। फिर लेस क्या करेंगे? वो खर्चे जो वो मानते हैं हम नहीं मानते,
वो माइनस करते हैं, तो फिर क्या निकल आएगा? टैक्सेबल प्रॉफिट निकल आएगा। फिर वो क्या करेगा? रेट लगाएगा, तो क्या निकल आएगा? करंट टैक्स निकलेगा, टैक्स एक्सपेंस नहीं निकलेगा। टैक्स एक्सपेंस होता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और करंट टैक्स होता है कमिश्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने पैसे वो लेके जाएगा। चलो जी, जुबानी बनाओ फॉर्मेट, जल्दी करो। फॉर्मेट बनाए, ये 4 लाइन पढ़ाई, जुबानी लिखें जल्दी करें। सबके ऊपर क्या आना है, फिर क्या आना है, फिर क्या आना है, फिर क्या आना है। क्या करना है? क्या देख रहा हूँ? होगा कि नहीं? गाड़ी करना है। चार लेना है, वो भी नहीं देते। सही करो। अच्छा जी, ये वर्किंग समझ आ गई नहीं? हर सवाल, चाहे डेफिनेट का सवाल जैसा मर्जी है, ये हमेशा वर्किंग आपने करनी। और समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा, अगर वो ना मांगे फिर भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है जी प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ। क्या बनाओ? तो ये एक्सट्रैक्ट्स है, तो उसमें भी ये लाइन आएगी कि नहीं आएगी? तो वर्किंग की होगी तो ये लाइन आएगी ना। नहीं समझ आ रही बात? वो मांगे या ना मांगे, वो वर्किंग आनी ही आनी है, हर सवाल का हिस्सा। कभी वो कह देगा करंट एक्स की कैलकुलेशन करो, सीधा सीधा मांगा है, सीधा सीधा कर देंगे। कभी वो कहेगा प्रॉफिट लॉस बनाओ, तो प्रॉफिट लॉस में भी करंट एक्स का आंसर आना है, तो फिर वो वर्किंग में करना पड़ेगा। हजम शुद्ध। अगला सवाल आएगा जी एसओसी के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ। अब उसका फॉर्मूला क्या है? सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? ऐसे कुछ चवल मार के अकाउंटिंग प्रॉफिट ना ले दे। जब हम खुद अकाउंटेंट, एज अकाउंटेंट हम यह काम कर रहे हैं, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? उसके नीचे लाइन क्या आएगी? इनकम टैक्स एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमिश्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, उसको करंट टैक्स कहते हैं। हम हेडिंग देंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस। अब उसके नीचे क्या आएगा? दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। उसका डब्बा बनाएंगे, उसका टोटल निकालेंगे, वो हमारा है इनकम टैक्स एक्सपेंस। फिर उसका क्या करना है? उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से वो डब्बे का टोटल जो नीचे लिखा हुआ वो माइनस करेंगे, तो क्या निकल आएगा? जब वो कहेगा इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, तो समझ आ रही क्या बनाना है? चलो बनाओ। ठीक है। अच्छा जी, ये बातें सारी समझ आ गई थी। एक आपकी वर्किंग ये होगी। इस फॉर्मूला में बच्चों करंट टैक्स कहां से आ रहा है, ये बात समझ आ रही है? अब डेफ टैक्स कहां से आ रहा है? अब इसकी वर्किंग होगी। ये पॉइंट समझ लगे? डेफ टैक्स बच्चों कहां से आएगा? डेफ टैक्स आएगा दो तरीकों से। पहला तरीका है बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच में आपने क्या करना है? अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट की कैरीबिलिटी निकालनी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर दोबारा अपने वर्किंग करनी है, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? टैक्स कमिश्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग अमाउंट निकालनी। क्लियर? अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग अमाउंट निकाली, टैक्स कमिश्नर के हिसाब से कैरिंग अमाउंट निकाली, दोनों की कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किया, उनके दरमियान डिफरेंस आया। अब ये डिफरेंस डेफर्ड टैक्स नहीं है, ये तो कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस है। टैक्स तो किसी अमाउंट पर रेट लगाने के बाद निकलता होता है। कभी भी रेट निकालने से पहले जो अमाउंट आए उसको कभी भी टैक्स नहीं करना।
ये पॉइंट समझ आ गया। हमारे नजदीक कैरिंग अमाउंट कितनी है एसेट की? 75,000। टैक्स वालों के नजदीक फड्डा कितना पड़ गया? 15,000। अब इस पे लगेगा रेट, तो रेट लगेगा तो आंसर क्या आएगा? 4500। ये है डेफिड टैक्स। यहां तक की बात लगी। अब पहला सवाल ये है कि सर जी ये डेफिड टैक्स तो है, लेकिन ये डेफिड टैक्स एसेट है कि लाइबिलिटी है? इसके बारे में सोच। अब यहां पे तो तसल्ली से सोचो, इसको ना लॉजिकली समझना, रट्टा नहीं मार। वैसे रट्टा मार लेंगे बाद में, लेकिन फिर लॉजिकली सोचते। बच्चों हमारे नजदीक ये 75,000 वो वैल्यू है जो फ्यूचर में डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ आया? 75,000 वो वैल्यू है जो फ्यूचर में डेप्रिशिएट हो जाएगी। मतलब कि 75,000 वो वैल्यू है जो फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पर नजर आएगी 3 सालों में मिला के। मतलब फ्यूचर में 75,000 रुपया मैंने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 3 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कैरिंग अमाउंट का मतलब ये है, इसको ऐसे देखना है। यही पॉइंट समझ लगे? अच्छा, अब टैक्स वालों के साथ सोचते हैं। टैक्स वालों के हिसाब से फ्यूचर में कितने पैसे हैं जो वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पे मानेंगे? 60,000 3 सालों में, एक साल में नहीं, तमाम सालों में मिला के वो कितने पैसे हैं जो डेप्रिसिएशन के तौर पे माइनस करेंगे? लॉजिक समझ आई? अब आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, शाबाश। मैं थोड़े पैसे चोरी करने है ने, वो पैसे है ने, परेशान है जो हो रहे ने। अच्छा अखा बंद करो, शाबाश। अब इमेजिन करो कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब 75,000 रुपया मेरा अगले 3 सालों में माइनस होगा, और टैक्स वाले फ्यूचर में जब 60,000 रुपया माइनस करेंगे, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा? हमारे वाला कि टैक्स वालों का? टैक्स वालों का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। यहां तक की बात लगी। अच्छा, फ्यूचर में जब टैक्स वालों का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो फिर टैक्स वाले हमसे टैक्स भी ज्यादा लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है आज वो हमसे पैसे ज्यादा नहीं लेके गए, वो फ्यूचर में ज्यादा लेके जाएंगे। तो हमें आज ही इस बात की समझ आ गई है, चाहे आंखें बंद करके आई है, लेकिन क्या ये आज हमें बात समझ आ गई है कि फ्यूचर में टैक्स वाले हमसे ज्यादा टैक्स लेके जाएंगे? तो वो पैसे जो फ्यूचर में टैक्स वाले हमसे निकाल के लेके जाएंगे, वो आज हमारे सर पे तलवार है या आज हमारे सर पे वो एसेट है? तो क्या मतलब है उस चीज का? लायबिलिटी। क्या आप ये बात समझ रही कि ये जो आपने 45वां आंसर निकाला है ये लायबिलिटी है? ये लायबिलिटी क्यों है? ठीक है जी, कि ये वो पैसे हैं जो आज बनते तो थे, टैक्स वालों को लेके जाने चाहिए थे, लेकिन टैक्स वाले ये लेके नहीं है। समझ आई? कितने बनते पैसे बनते हैं जी? 4500। ये 4500 फ्यूचर में जाने हैं। ठीक हो गया? तमाम फ्यूचर में जाने हैं 4500। तो बच्चों ये एक साल का बैलेंस है, ये फ्यूचर के तमाम सालों का टोटल बैलेंस है? एक साल का। सोचो, देखो ये 4500 निकला है 75,000 60,000 को कंपेयर करके। तो 75,000 एक साल की वैल्यू है, 60,000 एक साल की वैल्यू है? नहीं, ये तमाम फ्यूचर की वैल्यू है। 75,000 तमाम फ्यूचर है 3 सालों का, एक साल का नहीं है। और 60,000 भी पूरे फ्यूचर का है, एक साल का। तो ये जो 45 अपने आंसर निकाला है ना, ये पूरे फ्यूचर का है, एक साल का। यहां तक की बात लगी। अब अगले साल चलते हैं। अगले साल के एंड पे हमारी किताबों में हमारे एसेट की वैल्यू क्या शो हो रही है? 50,000। टैक्स वालों की नजरों में उसकी वैल्यू क्या है? फटा कितना पड़ गया? 20,000 का। उस पर टैक्स रेट लगाएं 6,000। अब ये तो 6,000 आंसर आया, इसको इमेजिन करें। इसका मतलब ये है कि हमारे मुताबिक अगले 2 सालों में 50,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, लेकिन टैक्स वालों के मुताबिक अगले 2 सालों में, ये दो तो गुजर गए ना, अगले 2 सालों में कितने हजार की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है? 30,000। ऐसी है? 30,000।
दोबारा सोचो, अगले 2 सालों में टैक्स वाले 30,000 माइनस करेंगे मैक्सिमम, और हमारे मुताबिक 50,000 की डेप्रिसिएशन माइनस होनी चाहिए अगले 2 सालों में। तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा कि टैक्स वालों का प्रॉफिट ज्यादा आएगा? टैक्स वालों का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्योंकि वो खर्चा कम माइनस करेंगे। तो जब टैक्स वालों का प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो हमसे ज्यादा पैसे काटेंगे 2 सालों में मिला के। तो अगले 2 सालों में मिला के वो हमसे कितने पैसे काटेंगे एक्स्ट्रा? है, आवाज नहीं आई? अगले 2 सालों में मिला के 6,000 काटेंगे। ये 6,000 एक साल का खर्चा नहीं है, ये अगले 2 सालों का खर्चा। क्या ये पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया? कि यहां से जो आंसर आता है वो फॉर द ईयर नहीं है, ये तो वो टोटल आंसर है जो फ्यूचर के टोटल सालों में टैक्स वालों ने हमसे काटना है, क्योंकि हम टोटल को टोटल से कंपेयर कर रहे हैं। लॉजिक समझ आई? अब तीसरे साल में आते हैं। तीसरे साल में हमारी किताबों में एसेट 25,000 का है, और टैक्स वालों की किताबों में एसेट 10,000। हमने 25 को 10 से कंपेयर किया, फर्क कितना आया? 15,000। अब दोबारा सोचो, फ्यूचर में टैक्स वाले कितना टैक्स माइनस करेंगे, कितना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? 10,000। और हम कितनी माइनस करेंगे? तो किन का प्रॉफिट ज्यादा आएगा? टैक्स वालों। तो टैक्स वाले फ्यूचर में जब उसका टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा आएगा, वो टैक्स भी ज्यादा काटेगा। पॉइंट ये है, फ्यूचर के तमाम सालों में कितने टैक्स ज्यादा काटेंगे? 45। यहां तक की बात समझ लगी कि नहीं समझ लगी? अच्छा, अब पिछले साल हम कह रहे थे कि फ्यूचर के तमाम सालों में कितने पैसे कटेगा? 6,000। इस साल में क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर के तमाम सालों में कितने पैसे काटेगा? इसका मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी हमारी कम होगी। पिछले साल 6,000 थी, इस साल कितनी है? 4,500। इसका मतलब लाइबिलिटी हमारी, तो जो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई है उसकी एंट्री इस साल पास करेंगे, क्योंकि इस साल में एडजस्ट हो गई। लाइबिलिटी हमारी 6,000 से 4500 पे आ गई। समझ लगी है? तो इस साल में लाइबिलिटी कितनी जो हमारी एडजस्ट हुई है? 1,500। इसी तरह से अगर हम पहले साल में दूसरे से कंपेयर करें, पहले साल के अंदर हमने सोचा था फ्यूचर के तमाम सालों में टैक्स वाले कितने पैसे लेंगे? 4500। फिर दूसरे साल के अंदर हमने सोचा कि फ्यूचर के तमाम सालों में कितने पैसे देने हैं? 6। तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। पहले 4500 लाइबिलिटी थी, अब 6,000 है। तो बच्चों इस साल में मतलब सेकंड ईयर में हमारी लाइबिलिटी में इजाफा कितना हुआ? 15। तो सेकंड ईयर में हम 1,500 से एंट्री करें। ये पॉइंट समझ आ गया? फिर उससे अगले साल में 1,500 से लाइबिलिटी हमारी क्या हुई है? कम हुई है। अब आगे आ जाए, चौथे साल के एंड पे हमारी किताबों में हमारे एसेट की वैल्यू क्या है? 0। और टैक्स वालों की किताबों में टैक्स वालों की वैल्यू क्या है? 0। हमारा और टैक्स वालों का फड्डा खत्म हो गया। देर इज नो डिफरेंस। जब देर इज नो डिफरेंस, तो फ्यूचर में ना टैक्स वाले हमसे पैसे मांगेंगे ना हमको पैसे वापस करेंगे। लॉजिक समझ आ गई? पिछले साल के एंड पे हम कह रहे थे कि टैक्स वाले हमसे 4500 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। अब क्या कह रहे हैं? वो फ्यूचर में, अब चौथे साल की बात नहीं हो रही, 5वें 6ठे 7वें 8वें साल में फ्यूचर में टैक्स वाले हमसे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है फिर क्या हुआ कि वो जो लाइबिलिटी पिछले साल के एंड में आ रही थी 4500 की, वो इस साल एडजस्ट हो चुकी, वो हमसे लेके जा चुकी। और पॉइंट समझ आया सबको? अच्छा जी बच्चों, ये जो बातें सारी मैंने आपको उर्दू में समझाई है ना, इसको जरा अंग्रेजी में पढ़ें, और एक एक साल की जो है ना आपने ये सारी बातें पढ़नी और मुझे समझानी है कि ये क्या लिखा हो। क्या नहीं समझ आई? टैक्स पे समझ आई? बटा कितना बढ़ गया? उसमें लेंगे 30% क्या आएगा? 6,000। अब 6,000 हमारी जो है एक्सपेंस नहीं, हमारा एक्सपेंस कितना होता है? तो कहता प्रॉफिट से कंपेयर कर लो। ऐसी है, प्रॉफिट में फटा है 1,500, सॉरी 5,000 का, उसमें 30% ले जाएंगे, वहां से जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट के सामने तो देखेंगे तो फटा कितना है? 6,000 का फटा एक साल का नहीं, फ्यूचर में तमाम साल
उसमें से इस साल का फटा कैसे कंपेयर करेंगे? हम देखेंगे पिछले साल की लायबिलिटी कितनी थी। पिछले साल की लायबिलिटी कितनी थी? इस साल की लायबिलिटी कितनी है? तो एंट्री किससे पास होगी? 1500। ठीक हो गया। बैलेंस शीट अप्रोच से जो आंसर निकला करेगा ना डेफिड एक्स का, वो टोटल होगा हमेशा। अब उस साल का कितना बंदा को कैसे पता चलेगा? पिछले साल के बैलेंस को अगले साल के बैलेंस से कंपेयर करेंगे। जैसे अलाउंस वाला सवाल किया करते थे, याद है ना? ओपनिंग बैड डेट्स अलाउंस और क्लोजिंग बैड डेट्स अलाउंस। हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट also mention है कि सर ये year 2 का फर्स्ट पॉइंट है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट 1 लाख है, however we are paying tax of rupees 95,000। हाँ, अभी 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 आगे वापस आ रहे। ये करंट टैक्स हमारे हिसाब से टैक्स किस पे लगना चाहिए था? वो किस पे लगा रहा है? यही है ना पॉइंट। हमारे मुताबिक अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। वो जिस प्रॉफिट पे रेट लगा रहा है वो किस पे लगा रहा है? 95,000 पे। तो हमारा और उनका फटा कितना है? 5,000 का। और वो फटा सिर्फ इसी साल का है, इसमें ना पिछला साल है और ना ही अगला साल है। तो 5,000 पे जब आप रेट लगाओगे तो 1,500 आएगा। तो 1,500 सिर्फ इसी साल का आंसर है, उसमें ना पिछला शामिल है ना अगला शामिल है। लेकिन जब हम एसेट की कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से कंपेयर करेंगे तो जो फड्डा निकलेगा उस पर टैक्स रेट लगाएंगे, तो वो 1 साल का नहीं है, फ्यूचर के तमाम सालों। वो माजी का नहीं है, वो फ्यूचर का है। क्योंकि कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट है जो फ्यूचर में माइनस करनी है आप। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? बची कुची अमाउंट। तो बची कुची कब खत्म होगी? माजी में कि फ्यूचर में? तो फ्यूचर में खत्म होगी ना। नहीं समझ आ रही बात? तो ये बच्चों, ये अंग्रेजी समझ आ रही है? क्योंकि अंग्रेजी जो समझ आएगी तो फिर आपको बातें समझ आएगी। ईयर 3 भी पढ़ ले, ईयर 4 भी पढ़ ले, जल्दी करके। हाँ जी, पढ़ लिए? ये हमारी समझ आ गई है। ईयर 4 पढ़ लिया जी? अच्छा जी। अब बच्चों दोबारा से देखते हैं। अब ये पढ़े जरा। सेम बात है लेकिन एक और एंगल से की गई है।